आज सुबह की सारी बड़ी अपडेट के सामने मौत दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे कैसे मुस्लिम वोटों से डर गई है भारतीय जनता पार्टी और रोकने के लिए 20 से ज्यादा बसें लगा दी गई है। दोस्तों वहीं पर मिल्कीपुर के अंदर क्या है, किस तरीके का हाल है, बताएंगे इसके बारे में पूरी अपडेट के साथ में एक एक करके चलेंगे फटाफट सारी बड़ी खबरों की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं, यकीन करते हैं कि अयोध्या से बड़ा दर्द बीजेपी को मिल्कीपुर के चुनाव में हारने के बाद मिलेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में मिल्कीपुर में होगा खेला लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर आज सुबह से लगातार वोट डाले जा रहे हैं। दोस्तों ऐसे में एक बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां पर अचानक से दिल्ली के मुस्लिमों को लेकर एक नई साजिश रची गई। आपको बता दें कि मुस्लिम वोटरों को कम करने के लिए अचानक से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 20-20 गाड़ियां लगा दी गई, बसें लगा दी गई और सबको मुफ्त में बीजेपी ने अजमेर शरीफ भेजना शुरू कर दिया। आम आदमी पार्टी की ओर से डिटेल में जानकारी देते बताया गया है कि हार से बौखला गई बीजेपी के द्वारा नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। 20 बसों में पुलिस सुरक्षा में वोटर्स को अजमेर शरीफ ले जाया जा रहा है, ताकि वोटिंग करने के लिए यहाँ पर कोई भी मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति ना रहे। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जय भगवान उपकार के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भी पूरे मामले पर जोरदार तरीके से बवाल काटा है दोस्तों, और ऐसी साजिश करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। आपको बता दें कि बवाना विधानसभा के अंदर ये पूरी एक साजिश रची गई थी। बवाना विधानसभा क्षेत्र में लगभग 32% के आसपास मुस्लिम समुदाय के वोट है। दोस्तों इन्हीं वोटों को डिवाइड करने के लिए बीजेपी के लोग अचानक से 20-20 गाड़ियां भेज रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि अचानक से भाजपा के नेता का कोई प्यार और प्रेम नहीं है, बल्कि वोटर को डिवाइड करने के लिए उनके वोट ना डले, इसलिए ऐसा किया जा रहा है, जो भी आपको लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा सीट की तरफ दोस्तों, जहां पर निर्वाचन आयोग के द्वारा आज सुबह से यहां पर वोट डलवाए जा रहे हैं। मिल्कीपुर में 414 बूथों पर वोट डाले जा रहे हैं। दोस्तों मिल्कीपुर की जनता आज तय करेगी कि क्या अयोध्या में 2024 में जो झटका बीजेपी को मिला था, क्या वो झटका दुगना मिलेगा। मिल्कीपुर हारने के बाद चुनाव आयोग की तैयारियों को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए हैं, लेकिन दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने बताया है कि उनको कई सारी शिकायतें सुनने को मिल रही है, यहां तक कि वोटर लिस्ट भी नहीं आई है। कई जगह पर जो ज्यादातर समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं, उन इलाकों में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा वोटर स्लिप जारी नहीं किए जाने को लेकर सवाल खड़े हुए। बीएलओ को लेकर सवाल खुद अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए हैं। दोस्तों ऐसे में आज दिल्ली और मिल्कीपुर में वोट डाले जा रहे हैं, और ऐसे में तमाम तरीके के सर्वे करने वाले भी लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। दोस्तों आज शाम होते होते सबको बता दिया जाएगा कि आखिर एग्जिट पोल किस तरीके के संकेत दे रहे हैं, दिल्ली में आखिर क्या होने वाला है। लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी जो सामने आई है दोस्तों, वो कि राजस्थान के फलौदी सट्टा बाजार के लेटेस्ट अपडेट में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कांटे की टक्कर है। आम आदमी पार्टी की सीटें 37 से 39 बताई जा रही है, जबकि बीजेपी को भी लगभग 35 के आसपास सीटें मिल सकती है। कुल मिलाकर दोस्तों दोनों पार्टियों में जबरदस्त तरीके का संघर्ष चल रहा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का क्या परफॉर्मेंस होगा, इस पर डिपेंड करेगा कि इंडिया गठबंधन की सरकार अकेले आम आदमी पार्टी की बनेगी या फिर आम आदमी पार्टी प्लस कांग्रेस पार्टी की बनेगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, दिल्ली क्या 2013 की ओर आगे बढ़ रहा है, जहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के मिलकर सरकार बनी थी? जो भी आपको लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ बीजेपी ने पहली बार जिले में 2 जिला अध्यक्ष नियुक्त किए हैं, जिससे कार्यकर्ता इसके साथ तालमेल बैठाकर काम कर सके, लेकिन ये भी 27 भाजपा लोगों की बगावत नहीं रोक पाए हैं। दरअसल दोस्तों पार्टी से बगावत कर चुनाव लड़ने वाले 27 प्रत्याशियों को बीजेपी के नेता नहीं मना पा रहे हैं, तो 27 प्रत्याशियों को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस और अन्य दलों से बीजेपी में आए लोगों ने अब भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। दोस्तों टिकट नहीं मिला है, तो अब नेता बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ ही चुनावी मैदान में उतर आए हैं दोस्तों, जिससे भाजपा को भारी नुकसान हो सकता है। यही बड़ा कारण है कि बीजेपी इनको सस्पेंड करके मामले में बचने की कोशिश कर रही है। लेकिन सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी दूसरे पार्टी से लोगों को यह वादा करके बुलाती है कि आपको टिकट दिया जाएगा, बड़ा नेता बनाया जाएगा, बड़ा आदमी बनाया जाएगा, लेकिन बीजेपी में जाने के बाद लोगों को समझ में आ गया है कि उनको केवल मूर्ख बनाया गया था। भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने के लिए किसी भी स्तर पर उतर सकती है। जो भी आपको लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में दिल्ली के चुनाव के बीच में देर रात एक बार फिर हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए लड़ाई लड़ रहे मैदान में लगातार मेहनत कर रहे अनिल चौधरी ने दावा किया है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए निर्वाचन क्षेत्र में शराब और मांस बांटा जा रहा है। चौधरी ने दावा किया है कि बीजेपी के उम्मीदवार रविंद्र नेगी इस वितरण में शामिल है, जिसके बाद पूर्वी दिल्ली पुलिस ने जांच करनी शुरू कर दी है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी के नेता अनिल चौधरी के द्वारा यह आरोप परपटगंज की विधानसभा क्षेत्र को लेकर लगाए गए हैं, भाजपा के उम्मीदवार को लेकर लगाए गए हैं। साथ साथ वोटिंग प्रक्रिया में धांधली की शिकायत को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, आतिशी और राघव चड्डा ने मंगलवार को चुनाव आयोग से मुलाकात की है। इस दौरान आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बीती रात दिल्ली के अलग अलग इलाकों में मतदाताओं को प्रभावित करने वाले आचार संहिता के उल्लंघन के मुद्दे पर आयोग के समक्ष अपनी बातें रखी है। दोस्तों इसके बाद आयोग ने कुछ फैसला भी लिया है। चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले पर आदेश जारी करते हुए कहा है कि साइलेंट पीरियड में कोई भी चुनाव प्रचार नहीं कर सकता और अधिकारियों से निष्पक्ष होकर काम करने की अपील की है चुनाव आयोग ने। यानी हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल ने ऐसे सबूत दिए कि अधिकारियों को चुनाव आयोग को बोलना ही पड़ा कि निष्पक्ष होकर काम करिए। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ज्यादातर अधिकारी बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं? शिकायतें काफी गंभीर थी, इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से यह बयान भी आ गया है। वहीं पर आम आदमी पार्टी के डेलीगेशन के मिलने के बाद निर्वाचन आयोग ने जो कहा कि सभी अधिकारी निष्पक्षता से काम करें। आप अपनी राय जो लिखता है दोस्तों। साथ साथ दिल्ली के विधानसभा चुनाव के बीच में बीजेपी ने ऑफिशियल ट्विटर और फेसबुक अकाउंट पर अब नियमों का उल्लंघन करना शुरू कर दिया है। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साइलेंस
साइलेंस पीरियड का उल्लंघन किया गया है। यहाँ पर बीजेपी के प्रचार के लिए पोस्ट किया गया दोस्तों ऑफिशियल पेज भारतीय जनता पार्टी का। दिल्ली का सोशल मीडिया पर एड्स भी रन कराए जा रहे हैं, यानी बीजेपी अपने सोशल मीडिया हैंडल को पॉपुलर करवाना चाहती है और मैसेज भेजने के लिए एडवर्टीजमेंट बनाकर लोगों तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर मिल्कीपुर के विधानसभा चुनाव से भीगी का पूर्वा अमानीगंज में भारी फोर्स जबरन मतदाताओं को धमका रहा है। समाजवादी पार्टी ने सोशल मीडिया के माध्यम से चुनाव से पहले ये एक बड़ा दावा किया है दोस्तों। उन्होंने बताया कि मिल्कीपुर विधानसभा के भीगी का पूर्वा अमानीगंज में भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है, जो लोग मतदाताओं को धमका रहे हैं। संज्ञान लेकर चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की गई है दोस्तों। लेकिन क्या लगता है आपको कि चुनाव आयोग कोई कार्रवाई करने में सक्षमता दिखा पाएगा? शासक अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं अयोध्या के मजिस्ट्रेट को, डीएम को ये चैलेंज करता हूं कि अगर वोटर स्लिप लोगों को नहीं मिला तो मैं चुनौती देते हुए, चेतावनी देते हुए कह रहा हूं कि हम लोग 100 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करेंगे, सैकड़ों लोगों को इकट्ठा करेंगे। उसके बाद डीएम के ऑफिस के बाहर जोरदार तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे। कुल मिलाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और प्रशासन के लोगों की मिली भगत का आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव ने एक बड़ा दावा किया है दोस्तों। इसके साथ में दिल्ली के विधानसभा चुनाव से एक दिन पहले कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में बीती रात जबरदस्त हंगामा हुआ। राजनीतिक पार्टियों ने एक दूसरे पर मारपीट और कैश बांटने के आरोप लगाए। इस हंगामे के बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी गोविंदपुरी थाने पहुंची और पुलिस को शिकायत दी गई दोस्तों, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पर दिल्ली के झुग्गी बस्तियों के लोगों को धमकाने का आरोप लगाया गया है। आतिशी का आरोप है कि उनकी शिकायत देने के बाद उल्टा पुलिस उनके और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ ही 2 मामले दर्ज कर दिए हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों ही मामले सरकारी काम में बाधा डालने और आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ा हुआ है। आप लोग को जो भी लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर तो मैं अपना इस्तीफा देने को तैयार हूं। ये बयान अखिलेश यादव ने क्यों दिया है दोस्तों? सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने संसद में योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रचार किया गया कि हम लोग 100 करोड़ लोगों के आने की तैयारी कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर सरकार मेरी बातों को झूठा करार दे तो कि उन्होंने 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था की बात नहीं की थी, तो फिर मैं अपना इस्तीफा देने को तैयार हूं। अखिलेश यादव ने महाकुंभ में लोग पुण्य कमाने आते हैं लेकिन लाशें लेकर गए हैं, ये एक बयान दिया है दोस्तों, जिससे बीजेपी के लोग बुरी तरीके से बौखलाए हैं। आप लोगों को जो भी लगता है लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में उत्तराखंड के बाद अब भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी चल रही है दोस्तों। बीजेपी शासित राज्य गुजरात के अंदर यूसीसी लागू करने पर विचार कर रही है भारतीय जनता पार्टी। उनके मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उन्होंने कहा है कि इसे लेकर हम एक कमेटी बनाने जा रहे हैं। कमेटी का फैसला आने के बाद कानून को लागू कराया जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों उत्तराखंड में बीजेपी पहली बार यूसीसी लेकर आई थी, उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे करके यूसीसी लेकर आएगी। आपको जो भी लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दिल्ली में इलेक्शन कमीशन और पुलिस दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने बड़ा दावा किया है। आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, बल्कि इलेक्शन कमीशन और दिल्ली पुलिस की साझेदारी से बीजेपी के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है। सीएम आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मैं चुनाव आयोग से पूछना चाहती हूं कि भारत फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जाना जाता है, आज देश की राजधानी में खुलेआम गुंडागर्दी कैसे चल रही है? इसका जवाब भी शायद बीजेपी के लोगों के पास नहीं है दोस्तों। आप लोगों को क्या लगता है लिखकर जरूर बताएगा। जैसे ज्यादा वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर चुनाव आयोग से मिलने के लिए पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने कई मांगे की है। पहला ये कि बीजेपी और उसके गुंडों की गुंडागर्दी पर रोक लगनी चाहिए। चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। बीजेपी और दिल्ली पुलिस की गुंडागर्दी के डर से लोग वोट डालने के लिए घबरा रहे हैं, यानी आज वोट डाले जाएंगे दोस्तों। और बीजेपी के लोग खासकर झुग्गियों में जाकर धमकियां दे रहे हैं। आपको क्या लगता है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार सिंगर पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी में वापसी को लेकर तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। इस बात के संकेत किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने दिया है। कि निजी मीडिया चैनल को दिए गए इंटरव्यू में बीजेपी के सांसद ने दावा किया है कि अगर पवन 2024 में पार्टी से बगावत नहीं करते तो आसनसोल से चुनाव लड़े होते तो आज लोकसभा के सांसद बनकर आ गए होते। बता दें कि दिल्ली में जो हो रहा है विधानसभा का चुनाव, पवन सिंह ने दिल्ली जाकर मनोज तिवारी से मुलाकात की है दोस्तों, यानी दिल्ली चुनाव के बीच में बिहार को लेकर भी बातचीत की जा रही है। आपको क्या लगता है क्या पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी में कभी आएंगे? जो भी आपको लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस पार्टी की सरकार झारखंड में चल रही है, लेकिन पार्टी ने एक बड़ा फैसला लिया है दोस्तों। राज्य सरकार में कांग्रेस पार्टी के कोटे से 4 मंत्री समेत सभी विधायक दिल्ली तलब किए गए हैं दोस्तों। सभी को 5 फरवरी को आज दिल्ली आना पड़ेगा, इसकी तैयारी कर ली गई है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान कांग्रेस पार्टी आलाकमान को राज्य सरकार की योजना के बारे में जानकारी दी जाएगी। नहीं, सरकार गठित होने के बाद से सभी विधायकों के साथ 6 आलाकमान ने मुलाकात की है दोस्तों। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी रांची आए थे, लेकिन उस वक्त सभी विधायकों से मुलाकात नहीं हो पाई थी। कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है कि सारे नेताओं को एक साथ बिठाया जाए और झारखंड को लेकर उनकी क्या स्ट्रेटजीज पर चर्चा किया जाए। कुल मिलाकर दोस्तों सबको दिल्ली बुलाने का मतलब ही यह है कि कांग्रेस पार्टी झारखंड में दोबारा से अपने समीकरण को मजबूत करना चाहती है। जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। साथ साथ शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने मंगलवार को कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी हमेशा चुनाव प्रचार में ही व्यस्त रहते हैं। जब तक वे इस क्रम से बाहर नहीं आ पाएंगे देश का विकास नहीं हो पाएगा। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जारी चर्चा में भाग लेते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर प्रयागराज में जारी महाकुंभ को राजनीतिक कार्यक्रम बना देने और मौनी
मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ में भी कई लोगों की मौत के आंकड़े छुपाने का भी आरोप लगाया है। दोस्तों कुल मिलाकर बीजेपी के लोग अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, लेकिन लगातार दबाव बनाया जा रहा है ताकि भारतीय जनता पार्टी सच्चाई बोले। हालांकि दोस्तों बीजेपी पूरे मामले को दबाने का हर संभव प्रयास करे, लेकिन विपक्ष ने भी अपने तरीके से जबरदस्त एग्रेसिव कैंपेन चला रखा है। जो भी आपको लगता है लिख कर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के सांसद शशि थरूर के खिलाफ मानहानि का मामला खारिज कर दिया गया है। दोस्तों दिल्ली की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी के नेता राजीव चंद्रशेखर की ओर से कांग्रेस के सांसद शशि थरूर के खिलाफ दायर मानहानि आपराधिक मानहानि की शिकायत मंगलवार को खारिज कर दी जाएगी। दोस्तों अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने शशि थरूर को तलब करने से इंकार करते हुए कहा है कि प्राइमा फेसी शिकायत में मानहानि का कोई तत्व ही नहीं है, यानी जो आरोप लगाए गए हैं पूरी तरीके से गलत है। इसी के साथ में दोस्तों नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को शायद साइलेंट पीरियड का मतलब समझ नहीं आता। दरअसल दोस्तों जब चुनाव होते हैं तो चुनाव से 2 दिन पहले सब कुछ शांति होती है, नेता केवल घर टू घर जा सकते हैं, यानी डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई नियम कानून मानते ही नहीं है। दोस्तों यही बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। आपको बता दें कि अमर उजाला से लेकर दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, नव भारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, हर जगह बीजेपी के प्रचार ही प्रचार अखबार में दिखाई देते हैं। सवाल यह है कि क्या जो साइलेंट पीरियड है उसमें भी केवल प्रचार बीजेपी के लोग करेंगे, बाकियों को इजाजत नहीं है। कुल मिलाकर दोस्तों इस तरीके से साइलेंट पीरियड के प्रचार के बारे में आपकी क्या राय है, लिख कर जरूर बताएगा। ये कौन सा कानून चुनाव आयोग के लोग स्थापित कर रहे हैं कि विपक्ष के लोग अपनी तरीके से कोई प्रचार नहीं कर पा रहे और बीजेपी के लोगों का जो मन कर रहा है वो कर पा रहे हैं। साथ दोस्तों राहुल गांधी के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव लाने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। उनका दावा है कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में कई सारे गलत और झूठे दावे किए हैं दोस्तों, और कार्रवाई की मांग की गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता निशिकांत दुबे की ओर से विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की मांग की गई है। दुबे ने लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी लिखा है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। गोड्डा के बीजेपी के सांसद ने कहा कि राहुल गांधी न केवल बेशर्मी के साथ अपने भाषण में ऐतिहासिक और वास्तविकता वाले तथ्यों को लेकर तोड़ मरोड़ कर बातें बोल रहे हैं, बल्कि हमारे देश का उपहास भी उड़ा रहे हैं। राहुल गांधी ने चाइना पर नरेंद्र मोदी की विफल हो चुकी रणनीति के बारे में बताया था। इससे ही बीजेपी के लोग देश का अपमान बता रहे हैं और उल्टा राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। दोस्तों किरण रिजिजू ने भी सोमवार को आरोप लगाया कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चीन के प्रवक्ता से भी ज्यादा पड़ोसी देश की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने भारत का अपमान किया है और असत्य बातें बोली है। सवाल यह है कि भाजपा के लोगों को यह प्रूव करना पड़ेगा कि भारत की सीमाओं में चाइना के लोग नहीं घुसे हैं, क्योंकि कई सारे अखबारों और सैटेलाइट में ये बातें निकलकर सामने आई है जो राहुल गांधी ने दावा किया। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि राहुल गांधी ने जो कुछ बोला है बीजेपी के लोगों को प्रूव करना पड़ेगा, तथ्यों के साथ में, डेटा के साथ में, फैक्ट के साथ में, कि जो कुछ बोला गया है गलत बोला गया है, वरना भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर वो लोग वैसे भी कोई विश्वास नहीं करता। साथ साथ दोस्तों दिल्ली के चुनाव में 2 सीटें हैं जहां पर यह तय होगा कि क्या असदुद्दीन ओवैसी का दिल्ली में कोई प्रभाव होगा या नहीं होगा। एक तो ओखला की सीट है, दूसरा मुस्तफाबाद की सीट है। दोनों सीटों पर आम आदमी पार्टी के भी दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं दोस्तों, इसीलिए मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। ऐसे में मौलाना सजाद नोमानी ने एक बड़ा बयान जारी करते हुए कहा है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी के लिए हमारे लिए लड़ाई लड़ने वाले, हमारे समर्थन में लड़ाई लड़ने वाले उम्मीदवार के लिए लोगों को वोट करना चाहिए, यानी सीए और एनआरसी की वजह से जेल में बंद उम्मीदवार हमारे वोट के ज्यादा हकदार है। ये बयान मौलाना सजाद नोमानी ने दिया है। दोस्तों उनके बयान का मतलब कहीं ना कहीं ओवैसी के दोनों कैंडिडेट के समर्थन वाली बातें हैं। दोस्तों आपकी क्या राय है, लिखकर जो बताएगा। साथ अखिलेश यादव बोले, कहा झूठ बोलने वालों की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि वो अपनी कमियों और अपनी गलतियों और अपनी असफलताओं के लिए किसी और को दोषी बताते हैं। आज सत्ताधारियों द्वारा महाकुंभ को लेकर जो बयानबाजी मीडिया के सामने की गई है वो उनकी कमजोरी का प्रतीक है। भारतीय जनता पार्टी सरकार लोगों के बीच में अपनों को झूठ का कुलपति साबित करने की होड़ में लगी हुई है। इंजन और डिब्बों के बाद अब तो पहिया भी आपस में टकरा रहा है। ये बड़े बड़े दावे तो करते हैं पर वो दावे आखिर में झूठ साबित हो जाते हैं। ये समझ नहीं आता है कि जो भी बातें हैं अंदाजे से करते हैं वो नकारात्मक ही क्यों होती है। क्या इसका कारण ये है कि वो स्वयं नकारात्मक है, उनके कामों के परिणाम नकारात्मक निकलते हैं। झूठ बोलने वाले याद रखे कि जुमलों की उम्र बहुत ज्यादा नहीं होती। अखिलेश यादव की ओर से भाजपा के द्वारा बार बार महाकुंभ में बीजेपी की विफलताओं को डिफेंड करने के मामले पर बयान सामने आया है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी के लोग महाकुंभ के मामले पर बुरी तरीके से बौखला गए हैं? क्योंकि लोगों में यह परसेप्शन बन चुका है कि बीजेपी से महाकुंभ नहीं संभला है, बीजेपी के लोग इसको सही से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए हैं। जो भी आपको लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर चुनाव आयोग से मुलाकात करके अरविंद केजरीवाल ने एक और बड़ा दावा किया है। दोस्तों उन्होंने कहा है कि साइलेंट पीरियड के बाद भी चुनाव आयोग ने हमसे मुलाकात की है। हमने उन्हें बताया है कि हर जगह हिंसा हो रही है, गुंडागर्दी हो रही है, दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल करके गुंडागर्दी करवाई जा रही है। चुनाव आयोग ने आश्वासन दिया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कठोर कदम उठाए जाएंगे। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने एक और बड़ा दावा किया है। दोस्तों आम आदमी पार्टी ने कहा है कि पुलिस की गुंडागर्दी की वजह से कई जगह लोग घर से वोट डालने के लिए नहीं निकलेंगे, तो चुनाव आयोग ने कहा कि वो सुनिश्चित करेंगे कि लोग घर से बाहर निकले। यह आशंका है कि बड़े स्तर पर लोगों के हाथ में काली स्याही भी लगाई जा सकती है। दोस्तों यानी जो लोग लगता होगा कि इंडिया गठबंधन के समर्थन में वोट डालेंगे, उन लोगों के उंगली में जाकर काली इंक लगाई जा सकती है ताकि वे लोग दोबारा वोट ना डाल सके, यानी उनके वोट को कोई और आकर डाल देगा और नाम के लिए उनकी उंगली पर चिन्ह लगा दिए जाएंगे। दोस्तों ये भी एक
तरीके की बड़ी साजिश हो सकती है। कुल मिलाकर एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से कौन कौन से बड़े कांड दिल्ली के चुनाव में हो सकते हैं डिटेल में बताया गया है। साथ साथ विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने वोटिंग के साथ साथ काउंटिंग को लेकर भी पूरी तैयारी कर ली है। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि उन्होंने तैयारी कुछ इस कदर की है कि 10 ईवीएम सेंटर पर सुरक्षा के लिए 30,000 पुलिस बल तैनात किए गए हैं। 1284 जगह पर पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। 10 ईवीएम के स्टोरेज सेंटर भी स्थापित किए गए हैं। 220 कंपनियां गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को दी है। इनकी तैनाती ईवीएम केंद्र से लेकर मतगणना केंद्र तक होगा। इसके अलावा 9,000 होम गार्ड के जवान भी तैनात किए गए हैं। यानी चुनाव जितना बड़ा है तैयारी भी उतनी ही बड़ी हो रही है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या दिल्ली चुनाव में चुनाव आयोग की तैयारी से आप संतुष्ट है, या फिर आपको लगता है कि जब तक चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से नहीं हो जाते तब तक चुनाव आयोग के तमाम दावों पर भरोसा नहीं किया जा सकता? जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ भारत के संसद में राहुल गांधी के बयान के बाद नरेंद्र मोदी की ओर से स्पीच दिया गया है। दोस्तों लोकसभा में नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी पर कटाक्ष करते हुए राष्ट्रपति के अपमान वाली टिप्पणी पर निराशा जताते हुए कहा कि मैं राजनीतिक हताशा निराशा को समझ सकता हूं। बता दें कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद सोनिया गांधी ने बेचारी और थकी हुई बता दिया था। इसके बाद बीजेपी के लोग इसे राष्ट्रपति का अपमान बता रहे हैं। दोस्तों राहुल गांधी के भी बयान को लेकर नरेंद्र मोदी अपनी बातें रख रहे थे। राहुल गांधी को लेकर भी नरेंद्र मोदी ने इशारों इशारों में कई सारी बातें कही है। सोनिया गांधी का नाम लिए बिना नरेंद्र मोदी कहते हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद एक महिला राष्ट्रपति, एक गरीब परिवार की बेटी, अगर आप उनका सम्मान नहीं कर सकते तो आप पर निर्भर है, लेकिन उनका अपमान करने के लिए क्या क्या कहा जा रहा है, मैं राजनीतिक हताशा और निराशा को समझ सकता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसी मानसिकता को पीछे छोड़ चुका है और महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि आधी आबादी को पूरा अवसर मिले तो भारत दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ सकता है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं का सामर्थ्य बढ़ा है। इसके बाद और भी बड़े बड़े दावे वे करने लगे। कुल मिलाकर दोस्तों सोनिया गांधी के भाषण में क्या आपको कोई बात ऐसी लगी जिससे एक राष्ट्रपति का अपमान हुआ हो, एक महिला राष्ट्रपति का अपमान हुआ हो? कुल मिलाकर बीजेपी के लोग इस मुद्दे को अलग तरीके से मोड़ने तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों अगर आप इस खबर को सही से समझेंगे तो एक तरीके से नरेंद्र मोदी ने साइलेंट पीरियड में भी दिल्ली में प्रचार किया है। कारण यह है कि नरेंद्र मोदी संसद में भाषण दे रहे थे। 1 घंटे 35 मिनट का नरेंद्र मोदी का भाषण हुआ, लेकिन यह भाषण पूरी तरीके से ऐसा लगा कि दिल्ली के इलेक्शन का भाषण चल रहा है। नरेंद्र मोदी कहने लगे कि झुग्गियों में राहुल गांधी फोटो सेशन करवाते हैं, विरासत की राजनीति करते हैं, शीश महल की चर्चा नरेंद्र मोदी करने लगे और अर्बन नक्सल जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने लगे। दोस्तों यानी नरेंद्र मोदी दिल्ली के पार्लियामेंट से दिल्ली का प्रचार कर रहे हैं, विधानसभा का प्रचार कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि साइलेंट पीरियड में नरेंद्र मोदी ने प्रचार करने का ये नया तरीका ढूंढा है। और आज फिर नरेंद्र मोदी प्रयागराज में मौजूद रहेंगे और कुंभ में डुबकी लगाएंगे तो जरूर मीडिया वाले भी चारों तरफ कैमरे पर ये बातें दिखाएंगे। दोस्तों इससे कहीं ना कहीं वोटों को प्रभावित करने की कोशिश की जाएगी। आप लोगों को क्या लगता है लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में संजय सिंह ने एक बड़ा दावा किया। उन्होंने बताया कि भाइयों गांधीनगर में शुरू हो गया है खेल, बिना वोट डाले वोट पड़ गए, बीजेपी के गुंडों ने उंगली पर सियाही लगा दी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये सब कुछ नहीं दिख रहा है। दरअसल दोस्तों जिस बात की आशंका जताई जा रही थी बिल्कुल वही हुआ है और लोगों को वोट डालने से रोकने के प्रयास के तहत उनके हाथों पर इंक लगा दिए जा रहे, उंगली पर इंक लगा दिया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने पहले ही कहा था कि ये लोग ऐसा करेंगे। हमने आज चुनाव आयोग को ये बात बताई थी, इसकी शिकायत दी थी। उन्होंने भरोसा दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव आयोग इसको रोकने के लिए जरूरी कदम उठाएगा। इनकी पार्टी के भीतर से जो सूत्र बता रहे हैं कि कई किलो स्याही खरीदी गई है इन लोगों ने पूरी दिल्ली के लिए और करोड़ों रुपए पुलिस के जरिए आज रात बांटे जाएंगे। ये सब ये लोग करने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल ने बीते रात को ही ये बयान दिया है। दोस्तों हालांकि अब वोटिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन दिल्ली के चुनाव को लेकर एक बात तो कहा जा सकता है कि इस बार पैसा, पावर और तमाम तरीके के हथकंडों का ये चुनाव था और आप लोग जानते हैं कि किन लोगों ने सबसे ज्यादा हथकंडों का इस्तेमाल किया है। साथ साथ दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में बड़ी बड़ी बातें करते हुए दावा कर रहे थे कि एक ही दलित परिवार के 3 व्यक्ति कोई सांसद नहीं बना है। देश में परिवारवाद केवल कुछ लोगों के लिए था। इस पर पप्पू यादव ने जवाब देते हुए कहा कि मोदी जी का थोड़ा ज्ञान वर्धन करते हैं। उन्होंने पूछा है कि एक वक्त में एक ही दलित परिवार के 3 सांसद हुए हैं क्या? इसका जवाब देते हुए पप्पू यादव ने कहा कि उनके ही सहयोगी से उनके सहयोगी दल लोजपा से एक ही कालखंड में उनके दोनों कार्यकाल में 2-2 बार दलित समुदाय के एक ही परिवार के 3-3 एमपी हुए हैं। चिराग पासवान से पूछ लीजिए अगर आपको पता नहीं है। यानी दोस्तों सबको पता है कि नरेंद्र मोदी बिना फैक्ट की बातें करते हैं, यानी जो मन करता है इलॉजिकल स्टेटमेंट वो देते रहते हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने अब उसी तरीके से काउंटर करना शुरू कर दिया जो किया जाना चाहिए ऐसे नेताओं का जो बिना तथ्यों को जांचे पड़ताले जो मन करता है वो बोल देते हैं। शासक कन्हैया कुमार ने भी दिल्ली के लोगों के लिए मैसेज भेजा है। दोस्तों उन्होंने लोगों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या में घर से बाहर निकलिए और कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करिए। खासकर पूर्वांचली लोगों को साधने के लिए कन्हैया कुमार की ओर से ये वीडियो क्लिप शेयर किया गया है। दोस्तों पप्पू यादव ने भी कई सारे कांग्रेस पार्टी के समर्थकों के लिए, कांग्रेस पार्टी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने के लिए वीडियो भी जारी किया है। दोस्तों आप लोग को क्या लगता है दिल्ली के चुनाव में इस बार कांग्रेस पार्टी किस लेवल पर चुनाव लड़ रही है? जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के सभी दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।